नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसकी सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम 2020-21 में हुआ था जनवरी में एचटेट का, आज वहाँ से हमने सीडीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं। जो सीडीपी का जो टॉपिक रहता है वह चाहे रीट हो, एचटेट है, सीटेट है, यानी कि कोई भी अगर टेट रहता है यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। 30 नंबर के आज जो क्वेश्चंस आए थे आज हम वो एनालिसिस करेंगे। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसका हमें क्या प्रॉफिट रहता है। अब देखिए, नवंबर में जो एचटेट का 12-13 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो हमें समझ आ जाता है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस का पेपर से हम उठा के कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और आगे हम किस तरह की वीडियो और आपके लिए लेकर आएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो जो सीडीपी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। तो ये पूछा गया है कि जब पहले कोई आप कार्य सीख रहे हैं और दूसरा आप कोई नया कोई काम सीखते हैं और उसमें उत्पन्न हो जाती है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई रुकावट उसमें पैदा होती है, तो जो वह अधिगम है, तो उस जो वह स्थानांतरण होता है उसको क्या कहा जाएगा? क्या सकारात्मक कहेंगे, नकारात्मक, शून्य या प्राथमिक, क्या कहा जाएगा? तो देखिए, मान लिया आप कोई नया काम सीखते हैं, कोई भी आप कार्य सीख रहे हैं, मान लिया आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं और आपने मान लिया इंग्लिश सीख रहे हैं। अचानक से आपको लगा कि क्यों ना मैं संस्कृत भी या हिंदी भी या तेलुगु कुछ भी एक अन्य भाषा भी मैं सीख लेता हूँ। तो जो पहले आप कार्य सीख रहे हैं और अचानक से उसमें वो जो बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आ जाती है, कौन से? पहले वाले कार्य में। तो जो वो रुकावट पैदा होएगी तो आप क्या कहेंगे? क्या वो शून्य है? नहीं, कार्य तो चल रहा है कोई ना कोई। प्राथमिक है वो? नहीं। उसके बाद क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो देखिए, अगर आप कोई कार्य सीखते हैं और उसमें जब कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई रुकावट पैदा होती है, तो नकारात्मकता उत्पन्न होती है। क्या होगी? नकारात्मकता। सकारात्मकता तो हो ही नहीं सकती क्योंकि रुकावट आ रही है। सकारात्मक तो जब आप वो कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य पूरी तरह से संपन्न होता है। तो क्या कहेंगे? इसका उत्तर क्या रहेगा? नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? कहा गया है कि जो फ्राइड हैं, कि फ्राइड के द्वारा जो व्याख्याएं की गई हैं, बताया गया है, उनके द्वारा जो यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं बताई गई, तो मनोलैंगिक के विकास की कौन सी अवस्था इनमें से नहीं है? यानी कि 4 में से कोई एक ऐसी है जो फ्राइड के द्वारा नहीं बताई गई अवस्था नहीं है। तो आइए देखते हैं। मुखावस्था यानी कि ओरल स्टेज तो उन्होंने बताई है फ्राइड ने। गुप्तावस्था ये भी बताई गई है। गुदावस्था एनल स्टेज भी बताई है। तो कौन सा बचा? एक बचा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो यह अवस्था है ये किसने बताई है? यह जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। तो सही उत्तर क्या रहेगा अपना? हमारा उत्तर रहेगा सेकंड, जीन पियाजे। ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों क्या है? ये तो तीनों फ्राइड ने बताए हैं ना। ये फ्राइड ने बताया है, ये भी बताया है, लेकिन कौन सा नहीं बताया है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं बताया। किसने बताया? जीन पियाजे ने। तो उत्तर सही क्या रहेगा इसका? 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो जो सबसे ज़्यादा अनुसूची है, जो रेनफोर्समेंट है, कौन सी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो हमें बतानी है। तो देखिए, चर अनुपात या पुनर्बलन, स्थिर अंतराल या स्थिर अनुपात।
देखिए कई बार आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे हैं वर्क कर रहे होते हैं। जब आप स्टूडेंट रहे हैं आप अपने बारे में भी देख सकते हैं, या आमतौर पर जब टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई लेटर, ऐसे कुछ भी लिख रहा है, और जैसे ही रिसर्च होती है वो अचानक से टीचर को दिखाने जाता है, और जब वो दिखाता है और अचानक से टीचर उसको कोई प्राइज उसके लिए दे देते हैं या कोई रिवार्ड उसके लिए उसको देते हैं, तो जो अचानक से जब उसको रिवार्ड दिया जाता है तो वह क्या है, एक पुनर्बलन की स्थिति, यानी कि बच्चे को पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से उसको कोई चीज़ दी जा रही है, अचानक से उसको रिवार्ड दिया गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक तरह से वो पुनर्बलन है। तो इसमें कौन सी स्थिति आएगी, तो वह जो पुनर्बलन है उसमें कौन सी स्थिति मानी जाएगी, तो यह चर अनुपात जो रहेगा, इसमें चर अनुपात उसकी सबसे ज़्यादा प्रभावी, यानी अचानक से जो रिवार्ड दिया गया है तो वह उसको प्रोत्साहित करता है। तो सबसे ज़्यादा चर अनुपात की जो स्थिति है वह पुनर्बलन की सबसे ज़्यादा प्रभावी स्थिति है, यानी अचानक से बच्चे को कोई रिवार्ड दिया गया, प्रोत्साहित किया गया। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीखते का निहितार्थ क्या है। देखिए आमतौर पर क्या आप मछली है, आप उसको कितना भी सिखा लीजिए, जो फिश है उसको अगर आप कहेंगे कि भैया उड़े, उसको आप अगर सिखा भी देंगे तो क्या वो उड़ सकती है, आप खुद ही देखिए नहीं उड़ पाएगी। इसी तरह उल्लू क्या तैर पाएगा, उल्लू तैर नहीं सीखता है। तो क्या होगा, तो अब इनमें हमें बताना है कि यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते हैं का निहितार्थ क्या है। तो क्या रहेगा, क्या उपयुक्त पुनर्बलन की उसमें कमी है, भैया कमी तो नहीं है, कोशिश कर रहा है। उनके अनुभव की कमी, अगर आप सिखाएंगे तो अनुभव की कमी भी नहीं रहेगी। क्या जीवों में सुस्ती है, देखिए जब आपने देखा होगा जीव जो होते हैं आमतौर पर उनमें सुस्ती नहीं होती, आलस वो कमी करते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बचेगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग। देखिए जो नेचुरल तौर पर क्या होता है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, यानी कि उनकी सीमाएं हैं, लिमिट्स बनी हुई हैं, नेचुरल तौर पर बनी है, यानी कि प्रकृति ने जब उनको बनाया तो नेचुरल तौर पर वो ऐसे ही हैं कि देखिए मछली को आप कितना भी सिखा लिया वो आकाश में नहीं उड़ पाएगी, इसी तरह उल्लू तैर भी नहीं पाएगा। तो यह अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, ये यानी कि जो कंसेप्ट है जो शेपिंग का, वो किसके द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, शेपिंग की संकल्पना क्या है, यानी कि जो शेपिंग है इनका कंसेप्ट क्या है, इसकी जो मतलब संकल्पना दी गई है, यानी कि एक तरह से व्याख्या दी गई है, कंसेप्ट दिया गया है शेपिंग का, वो किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो क्या ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है या पावलोव के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो देखिए जो शेपिंग का जो कंसेप्ट रहता है वो किस लिए दिया जाता है, तो जो व्यवहार को जो गढ़ना होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो व्यवहार को गढ़ा जाता है, इसकी शेपिंग की कल्पना का जो कंसेप्ट है वो क्या है, व्यवहार को गढ़ना, व्यवहार के लिए यूज करा जाता है। तो ये जो इसकी व्यवहार की संकल्पना दी है, कंसेप्ट दिया है, वो किसके द्वारा दिया गया है, यह ना तो थॉर्नडाइक के द्वारा ना पावलोव, तो उत्तर क्या रहेगा, स्किनर के द्वारा दिया गया है। शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो देखिए जो शेल्डन है इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ये चार दिए हैं गए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्थोमॉर्फी, तो इनने कहा कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रकार है व्यक्तित्व का जो शेल्डन ने नहीं बताया है। तो कौन सा नहीं बताया है, आइए पहले तो देख लेते हैं एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी का क्या मतलब रहता है, देखिए इसका मतलब रहता है गोलाकृति। मेसोमॉर्फी का क्या मतलब है, मेसोमॉर्फी का मतलब रहता है आयताकृति, और एक्टोमॉर्फी जो है वो है लंबकृति। अच्छा, तो एस्थोमॉर्फी है जो, तो क्या इन्होंने बताए हैं, तो जो शेल्डन के अनुसार है ना, शेल्डन के अनुसार 3 व्यक्तित्व के
व्यवहार जो व्यक्तित्व का जो प्रकार है शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार का बताया गया है? तो शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया है। तो वे 3 कौन से हैं? एंडोमॉर्फी है, मेसोमॉर्फी भी सही है और एक्टोमॉर्फी भी। ये तीनों जो प्रकार हैं ये शेल्डन के अनुसार बताए गए हैं। तो कौन सा नहीं बताया गया इनके द्वारा? एस्थोमॉर्फी इनके द्वारा नहीं बताया गया। तो इसका सही उत्तर इन्हें क्या कहा? नहीं है। तो नहीं है के लिए हम 4th के साथ जाएंगे कि एस्थोमॉर्फी जो है, एस्थोमॉर्फी इसका सही उत्तर रहेगा। शेल्डन ने एस्थोमॉर्फी को नहीं बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? अब देखिए हर क्वेश्चन ज़्यादातर क्या आए हुए? नहीं से। आप गौर करेंगे तो देखिए नहीं के लिए ही पूछे गए हैं ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन। तो इससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर में लिखने में गड़बड़ हो जाती है, उसको टिक करने में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें और ध्यान से ही पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? जो व्यक्तित्व मापन है, जो व्यक्तित्व मापन की जो इसका मेथड दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जो इसका मेथड दिया गया है वो किसके? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो अब इसने कहा है कि व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी इनमें से नहीं है? तो अब आपको ये बताना है तो कौन सी विधि नहीं है? मुक्त साहचर्य यानी कि फ्री एसोसिएशन, या साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन, स्वप्न विश्लेषण यानी कि ड्रीम एनालिसिस। तो देखिए जो व्यक्तित्व जब मापा जाता है, व्यक्तित्व मापन की जो विधि का जब मनोविश्लेषणात्मक तरीके से व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन से अपनाई जाती हैं? तो देखिए फ्री एसोसिएशन यानी कि मुक्त साहचर्य को भी देखा जाता है, वर्ड एसोसिएशन यानी कि शब्द साहचर्य और ड्रीम एनालिसिस, इन तीनों को देखा जाता है। तो जो व्यक्तित्व मापन की फिर अगर ये तीनों ही हैं यानी कि, तो फिर कौन सा बचा एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो कौन सी जो है इसका उत्तर हमारा सही रहेगा? तो व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? साक्षात्कार नहीं है यानी कि इंटरव्यू नहीं है। इसका सही उत्तर इंटरव्यू रहेगा। एक पूर्व संक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने एक जो बच्चा है, मान लिए उन्होंने जो अपना एक रिसर्च करी है या देखा है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जीन पियाजे के द्वारा पूछा गया है, कहा गया है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, जो द टेंडेंसी ऑफ ए प्री ऑपरेशनल चाइल्ड ऑफ फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन नेग्लेक्टिंग अदर एस्पेक्ट्स हैज बीन टर्म्ड बाय पियाजे। तो देखिए पियाजे, तो देखिए आपने देख लिया कि किस पर ध्यान दिया। तो कई बार आपने देखा होगा बच्चा ही खेल रहा है, कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है तो वो क्या करेगा? सिर्फ अगर वो बैट बॉल खेल रहा है तो बैट बॉल पर ही उसका फोकस है, उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बच्चा खेल में इतना मगन रहता है कि उसका ध्यान सिर्फ किस पे केंद्रित है? तो उसका ध्यान सिर्फ केंद्रित है किस पर? उसका बच्चे का ध्यान सिर्फ अपने जो खेल है, अगर वो फुटबॉल का खेल रहा है तो उस पर है, क्रिकेट है तो उस पर है, यानी जो भी वो चीज़ है जिस पर उसका उसी पर ध्यान केंद्रित है। तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर? संरक्षण कंजर्वेशन, या केंद्रीकरण, क्रमबद्धता या अनुकूलन। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो बच्चा जो है जो संरक्षण यानी कि जो रहता है उसका मतलब किससे रहता है? इसका जो संरक्षण का ज़्यादा जो मतलब रहता है वो लंबाई, आकार या भार। केंद्रीकरण तो सेंट्रल जो चीज़ है एक ही जगह ध्यान जहाँ केंद्रित रहेगा। क्रमबद्धता यानी कि सूचीबद्धता, किसी चीज़ को क्रम में लगाना आदि, क्रम में लगाना, ठीक है। अनुकूलन, तो ये देखिए इसके बाद क्या रहता है इसी तरह कि अनुकूलन भी नहीं है, क्रमबद्धता भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं। तो सही उत्तर केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, एक जैसे एक ही जगह पर अपना ध्यान वो केंद्रित करके रखता है तो उसको केंद्रीकरण कहा जाता है। इसका उत्तर रहेगा केंद्रीकरण।
निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो अब देखिए, जो ब्रेल तो नहीं हो सकती और टेलर फ्रेम भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अब आप कहेंगे। ये जो बच्चे मानसिक तौर पर जिनमें जो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते हैं, ये लिपियाँ उनके लिए यूज होती हैं। ये दोनों चीज़ें उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रेल और टेलर फ्रेम। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये 3 तो नहीं, तो बचा क्या? बच गया अपना ये PECS। तो सही उत्तर क्या रहेगा? PECS। अब जो PECS है, इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर? तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या रहेगी? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? अब देखिए, जो प्राइमरी रेनफोर्सर रहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है यहाँ। तो क्या बताएंगे आप? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? जो पुनर्बलक है यानी कि प्राइमरी जो रेनफोर्सर है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के रहते हैं? 2 टाइप्स का ये रहता है। तो जो 2 टाइप इसमें रहते हैं वो कौन कौन से रहेंगे? तो एक तो रहेगा प्राइमरी, दूसरा रहेगा सेकेंडरी। जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंतर्गत आपका आ जाएगा जैसे कि आपको भूख लगती है, नींद आती है, ये जो नींद आना या प्यास लगना, ये सब क्या है? प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी में आपका आता प्रशंसा या बहुत अच्छा। अगर जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, कुछ करते हैं, वो सब हमारे सेकेंडरी में आता है। लेकिन प्राइमरी में क्या आएगा? भूख, नींद और जो प्यास है आपको इसमें आ जाता है। तो अभी आपको क्या बताया है? कितने टाइप का है ये? जो पुनर्बलक है वो 2 तरह का रहता है, ठीक है। तो एक रहेगा प्राइमरी, जिसके अंतर्गत आपका भूख, प्यास, नींद आदि आता है। और सेकेंडरी आपका रहता है जिसके अंतर्गत आपका आ जाता है जैसे प्रशंसा और बहुत अच्छा। ये सब आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अगर आप ये प्रशंसा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है प्रशंसा के बारे में, अगर इसने कह दिया है यहाँ पे, तो अब ये कौन सा हो गया? तो ये तो आपको समझ आ ही गया, प्रशंसा क्या है? ये तो सेकेंडरी है। इसी तरह जो बहुत अच्छा कहना, तो ये भी क्या है? ये भी सेकेंडरी है। तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये तो सेकेंडरी हो गई। तो हमें इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं, है ही नहीं। तो बचा क्या? एक बिस्किट। वो कैसे? देखिए, जब प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या क्या आया है? भूख, प्यास, नींद। अगर भूख लगेगी तो क्या करेंगे आप? भूख लगेगी तो आपको खाने के लिए कुछ तो चाहिएगा ना, तो आप क्या खाएंगे? यहाँ पर क्या दिया है? प्रशंसा तो नहीं खा सकते, बहुत अच्छा कहना, ये सब तो नहीं है। तो क्या बचा? एक बिस्किट ऐसी चीज़ है जिसको भूख लगने पर आप खा सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा एक बिस्किट। इसका उत्तर रहेगा एक बिस्किट। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। अब ये देखिए, डिस्ग्राफिया क्या है? ये तो आपको सभी को पता है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की बीमारी है। तो यह क्या रहेगा? क्या यह चलन अक्षमता है, यानी कि चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम? नहीं। दृष्टि दोष? ये भी नहीं है। और क्या होगा? मानसिक मंदता, मेंटल जो होती है इस प्रॉब्लम, वो भी इसमें नहीं आता है। और अधिगम अक्षमता, यानी कि आपको पढ़ने लिखने में जिसको दिक्कत आती है, तो क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। तो डिस्ग्राफिया जो एक बीमारी है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या रहेगा? लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर इसके अंतर्गत आ जाता है। पढ़ने में दिक्कत इसमें होती है। आइए, तो फिर इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका 4th, अधिगम अक्षमता। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो इसमें यही पूछा गया नॉर्मल कि जो नैतिक सिद्धांत है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, उसकी थ्योरी किसने दी थी? तो किसने के द्वारा दी गई है? तो उत्तर आपको सभी को पता रहेगा शायद। तो यह है प्याजे, यानी कि जीन प्याजे के द्वारा दी गई है। कोहलबर्ग है, दी कोहलबर्ग में नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम पूछा है, फर्स्ट किसने दी है? तो वो रहेंगे जीन प्याजे। उसके बाद सेकेंडली
आते हैं कोहलबर्ग। इन्होंने कब दी थी? इन्होंने 1932 में। और उसके बाद, इसके बाद किसने दी? इसके बाद दी है गिलिगन ने। गिलिगन कौन थे? गिलिगन कोहलबर्ग के स्टूडेंट थे। कौन थे? इनके स्टूडेंट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। तो क्या है? वर्ग समूहन की जो योग्यता का कहाँ पर होगा विकास? संवेदी गामक अवस्था के दौरान, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो देखिए यह भी रोंग है, ये भी। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक? तो देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान भी नहीं रहता, उत्तर रहेगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा की ओर संकेत करता है। यानी कि बच्चा किस प्रकार का चिंतन कर रहा है, किस प्रकार की जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की उसकी प्रक्रिया है, आप क्या बताएंगे इसमें? तो आत्म केंद्रण, या एनिमिज्म, या आदर्शवाद, या प्रकृतिवाद। तो इनमें से कौन सा इसका उत्तर रहेगा? तो यहाँ पर बच्चा क्या है? देखिए बच्चा क्या कह रहा है? माँ आज सूरज बहुत उदास है। तो अगर आप यहाँ पे प्रक्रिया को अगर नोट करते हैं तो प्रक्रिया क्या है? वो बच्चा एक तरह से जो निर्जीव चीज को सजीव के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। उसके हिसाब से जो सूर्य है वह क्या है? वह सजीव है। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि माँ आज सूरज बहुत उदास है। तो निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा किस सीमा की ओर वो संकेत है? क्या वो आत्म केंद्रण है? ये तो नहीं है। आदर्शवाद भी नहीं है, प्रकृतिवाद भी नहीं है। तो क्या है? क्योंकि प्रकृतिवाद कैसे हो सकता है? क्या वो सजीव है? नहीं है। तो ये एनिमिज्म के अंतर्गत आएगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? एनिमिज्म। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? अब जो आपका क्वेश्चन है, पियाजे जो है, जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जीन पियाजे को और फ्राइड को तो जरूर पढ़ें। जो ये देखिए क्वेश्चन जीन पियाजे से के 3 से 4 अभी तक आ चुके हैं। तो ये क्या है? जीन पियाजे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? तो किस में करेंगे वो? आत्म सातीकरण, समंजन, अभ्यांतरीकरण, या अनुबंधन? तो इसका उत्तर रहेगा समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जो बच्चा है उसका वाइगोत्स्की यानी कि इनके अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से जो दक्ष व्यक्ति उनकी सहायता से पूरा करता है तो क्या कहलाएगा? संभावित विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर, या वास्तविक विकासात्मक, समीपस्थ, या सभी विकल्प सही हैं? तो देखिए सभी तो सही नहीं है। समीपस्थ ये भी नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो क्योंकि किसी और का सहारा ले रहे हैं, वो तो काम को लिए। तो संभावित विकास का स्तर इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? देखिए यहाँ पर जो पद दिए हैं इनमें से जो तात्पर्य है एक विद्यार्थी के सही उत्तर की, अब बच्चा कोई अगर चीज़ कर रहा है, कोई आंसर वगैरह निकाल रहा है, तो उसके सही उत्तर की जो संभावना को जो बढ़ाने वाला कौन सा संकेत इसमें से सही है? क्या सलाह? ये तो नहीं है।
ये भी नहीं है। मस्तिष्क उद्वेलन, ये भी नहीं है। तो क्या उत्तर रहेगा इसका सही? इसका सही उत्तर है प्रॉम्प्ट। क्या है? प्रॉम्प्ट। जो ये सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले जो संकेतों से, ये किसके द्वारा थ्योरी अगर दी गई है कि विद्यार्थी की जो सही उत्तर की संभावनाओं को जो बढ़ाने वाले संकेत हैं, इस तरह की थ्योरी किसके द्वारा दे रखी है? तो यह सिगमंड फ्राइड के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। देखिए फ्राइड भी जो है, फ्राइड और जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी अभी तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है सिगमंड और फ्राइड को आप जरूर पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग आधारित है, किससे आधारित है? क्या यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर है? देखिए मॉडलिंग तो शास्त्रीय से नहीं है, आपको पता ही है, कोई क्लासिकल शास्त्रीय जो थ्योरी तो नहीं है ना, ये क्लासिकल थ्योरी तो के प्रति तो नहीं है। ये क्रिया प्रसूत ऑपरेशन, ये भी नहीं है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर? तो जो ये रहती है अपनी, क्या है, मॉडलिंग किस पर आधारित रहेगी? मॉडलिंग जो है जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। तो जो मॉडलिंग की बात पहले तो ये देखिए कि ये किसने की है, ये इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में हमें बंडूरा ने बताया है। बंडूरा ने। अब बंडूरा ने क्या बताया है? तो क्या ये शास्त्रीय अनुबंध के आधार पर? तो जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? यह तो कोहलर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? वो स्किनर ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो यह है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो बचा क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक। तो जो ये किसने दिया? जो मॉडलिंग पर आधारित है, यह सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये देखिए अभी अभी आपको बताया ना, बंडूरा ने दिया है मॉडलिंग का। तो मॉडलिंग किस पर है? सामाजिक संज्ञानात्मक। तो सही उत्तर इसका रहेगा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बंडूरा का ही आ गया। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा किसके लिए जाने जाते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया है, ये नैतिक विकास सिद्धांत तो इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संवेगात्मक विकास सिद्धांत, ये भी नहीं है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये भी नहीं है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए देखिए अभी यहाँ पर आपको बताया ना, सामाजिक संज्ञानात्मक, तो सेम वही चीज यहाँ पर आ गई है। इसका क्या उत्तर रहेगा? सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये तो फ्राइड के द्वारा दिया गया है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, तो यह पीटर और साल्वे ने दिया था। ये जीन पियाजे। तो ये देखिए इस तरह से अल्बर्ट बंडूरा का, तो इसका उत्तर रहेगा ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? अब पूछा गया कि जो ऑटिज्म है इसकी सर्वप्रथम सबसे पहले व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो आप बताइए। इसकी जो व्याख्या है कैनर ने की थी। क्या किसने की थी? कैनर ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम देखिए, अगर यहाँ पे देखिए उनका पूरा नाम भी नहीं लिखा है, सिर्फ कैनर लिख दिया, तो इनका पूरा नाम है लियो कैनर। इनका पूरा नाम लियो कैनर है। तो इसकी व्याख्या किसने की है? लियो कैनर ने ऑटिज्म की व्याख्या की है। क्या सबसे पहले पूछा, ध्यान रखिएगा इस बात को, सर्वप्रथम सबसे पहले दी गई है। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? कि देखिए कोई भी हम जब निरीक्षण करते हैं कोई भी, तो उसका क्या है? अधिगम का तत्व। इसने कहा क्या कोई निरीक्षण अगर किया जाता है तो उसका कौन सा, इसमें से कौन सा, जो 4 चीजें दी गई हैं इनमें से उनका कौन सा तत्व नहीं है? अगर कुछ जब अधिगम का तत्व नहीं है, निरीक्षणात्मक
गम का। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जो, उसका जो अधिगम है कौन सा नहीं है इनमें से, ये कहा गया। तो ध्यान ये तो सही है। संग्रहण ये भी सही है। इसके बाद है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो क्या प्रोडक्शन सही है? ये भी सही है। तो इसने क्या कहा? जो तत्व नहीं है। इन्होंने कहा जो तत्व नहीं है। हमें तो ये बताना ना जो तत्व नहीं है, जो उसमें से उसमें से उसका तत्व नहीं है अधिगम का। तो उसका उत्तर क्या है? तैयारी। तो इसका उत्तर सही रहेगा तैयारी। तो ये तीनों तो हैं निरीक्षणात्मक अधिगम के, ये तीनों तो तत्व हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तैयारी। ब्रोफेन ब्रेनेर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि किस चीज के उदाहरण हैं? क्या ये सूक्ष्म तंत्र यानी माइक्रोसिस्टम, बाह्य तंत्र एक्सोसिस्टम, वृहत तंत्र मैक्रोसिस्टम, या समय तंत्र क्रोनोसिस्टम? तो देखिए, जो बच्चे के जब माता पिता होते हैं तो जो ब्रोफेन ब्रेनेर के जो उन्होंने जो जैव परिस्थिति का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, तो उनके अनुसार क्या था कि जो बाह्य तंत्र यानी कि मान लीजिए जो माता पिता हैं, उनके जो मान लीजिए फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो क्या आ गए? बाह्य तंत्र के अंतर्गत आते हैं वो। यानी कि जो बच्चा किसको जानता है? माता पिता के थ्रू वो उनके दोस्तों को जानता है, तो यह बाह्य तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। उसके बाद वृहत तंत्र है, जैसे कि बच्चे का जो टीचर हैं, तो ये भी वृहत तंत्र है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है समय तंत्र। क्या है? नेक्स्ट है समय तंत्र। तो ये भी देखिए, जब बाहर कुछ बाहरी चीज़ें हैं, यानी कि जो सिस्टम है, मान लीजिए कंट्री में कुछ नया चेंज है, डेवलपमेंट कुछ होती रहती है कंट्री में, देश में, विदेश में, जहाँ पे भी जो डेवलपमेंट होती है, वह जो सिस्टम रहता है वह इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी नहीं है। तो बच्चा क्या? सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म तंत्र से मतलब क्या है कि बच्चा डायरेक्ट अगर उनके क्या कहते हैं, बच्चा जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहते हैं, किनके? तो माता पिता की तो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट वो माता पिता भाई बहन हैं, घर में रह रहे हैं, तो डायरेक्ट ही उनके साथ उसका संबंध है, वो जान पहचान है हर तरह से। अगर स्थिति को आप देखते हैं तो क्या है ये? सूक्ष्म तंत्र। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सूक्ष्म तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो ये पूछा गया, जो ब्रूनर है उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की इन चारों में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो क्या एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या संकेतात्मक अवस्था? तो इन चारों में से इनकी कौन सी अवस्था नहीं है? तो देखिए, इनमें से जो ब्रूनर है, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो जो अवस्थाएं बताई, पहले वह देख लेते हैं। इन्होंने बताई हैं, इन्होंने संकेतात्मक भी बताई हुई है, प्रतिबिंबात्मक और क्रियात्मक। ये तीनों अवस्थाएं किसके? ब्रूनर के द्वारा बताई गई हैं। लेकिन एक कौन सी नहीं बताई गई इनके द्वारा? इनके द्वारा एक्रिलिक अवस्था नहीं बताई गई। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? एक्रिलिक इसका सही उत्तर रहेगा। मेयर एवं स्लोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि की संप्रत्यय में शामिल नहीं है? मेयर एवं सोल्वे के अनुसार, तो इन दोनों के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन या रचना? तो जो मेयर और सोल्वे के अनुसार इनमें से कौन सी नहीं है? तो वही है, नहीं का ही उसमें फिर से कर दिया है। तो पहले तो यहाँ पे ये देख ली क्या क्या है। मेयर एवं स्लोवे ने कौन कौन सी जो भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय बताए हैं, पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने समझ को भी बताया है,
प्रत्यक्षण को भी बताया है और प्रबंधन को भी। ये तीनों इन्होंने बताए हैं। तो कौन सा नहीं बताया है इन्होंने रचना को नहीं बताया है। तो सही उत्तर इसका रहेगा रचना। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? देखिए, जो सुल्तान पर किया गया कोहलर ना अनुसंधान यानी जो शोध उन्होंने किया था वो अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? जो कोहलर ने किया है शोध उसके बारे में पूछा गया, उनके दृष्टिकोण की पुष्टि उन्होंने पूछी है, कौन सी उनके द्वारा पुष्टि करता है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम या मॉडलिंग। तो मॉडलिंग का तो बंडूराय के द्वारा करा गया है, तो ये तो है ही नहीं। प्लेस लर्निंग ये भी नहीं है, लेटेंट लर्निंग ये भी, गुप्त अधिगम भी नहीं है। तो बचा क्या? अंतर्दृष्टि अधिगम। अच्छा, ये इन्होंने किया। तो अब आपको एक चीज़ और बताते हैं इसके बारे में। सही उत्तर इसका क्या हो गया? एक, अंतर्दृष्टि अधिगम। जो सुल्तान है, सुल्तान कौन था? अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुल्तान कोई, यहाँ पर किसी सुल्तान जो है, सुल्तान कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है। जब कोहलर का जो ये अनुसंधान है ये उन्होंने कैसे और किस तरह किया गया था? देखिए, कोहलर एक बार किसी आइसलैंड पर फंस गए थे। क्या हुआ? वो आइसलैंड पे फंस गए और वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, किसके साथ रहा? तो वहाँ पर कुछ चिंपांजी वगैरह थे। तो उन्होंने जो एक शोध किया था, जो अंतर्दृष्टि अधिगम का जो उन्होंने शोध किया था वो किस पर किया था? तो वहाँ पर जो चिंपांजी थे, वहाँ पर एक चिंपांजी के ऊपर उन्होंने शोध किया था और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। क्या था? सुल्तान उसका नाम रखा उन्होंने, या फिर ये कहते उसका नाम था। तो उन्होंने एक सुल्तान जो है चिंपांजी, उस पर इन्होंने यह शोध किया था। कौन सा? अंतर्दृष्टि अधिगम का। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, या आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या आरंभिक किशोरावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए, जो ये दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना क्या है ये? तो ये वस्तु स्थायित्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो क्या रहेगा इसका? मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो देखिए, जो ये किसके द्वारा दी गई है, जो यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? यह व्याख्या जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। देखिए, जीन पियाजे से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन? जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे ये कहूँगी कि आप जो जीन पियाजे को लेकर क्वेश्चंस हैं, जो उनका टॉपिक है, अच्छे से करें। और किसने बताया था? अभी आपको मैंने बताया, जो व्याख्या है ये किसके द्वारा करी गई है? जीन पियाजे। और ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन? जीन पियाजे। ध्यान रखिएगा इस बात को। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क के हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो क्या ये किशोरावस्था? नहीं। आरंभिक किशोरावस्था? ये भी नहीं है। और आरंभिक पूर्व? तो इसका उत्तर है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका, देखिए, सकारात्मक मनोविज्ञान। ये तो नहीं है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल भी नहीं है। संगठनात्मक मनोविज्ञान, ये भी नहीं है। तो किस पर है? शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इन्होंने कहा ना, किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद पर है। तो देखिए, जब आप मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो किस पर आधारित है? तो साइकोलॉजी एंड पेडोलॉजी जो रहता है, देखिए ये क्या रहता है, जब आप साइकोलॉजी को अगर पढ़ रहे हैं साथ ही आप पेडोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो जाते हैं जब दोनों तरफ,
तो जो यहाँ का इसको जो केंद्र बिंदु ये रहता है ना, इस केंद्र बिंदु को आप शिक्षा एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका नाम आप देते हैं। क्या देते हैं? तो ये इससे रिलेटेड हो जाता है। तो क्या उत्तर रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान इसका उत्तर रहेगा। यानी कि दोनों का जब आप अध्ययन करते हैं, जहाँ पर जाके मिल जाता है पॉइंट वन है, तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम दे दिया जाता है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा? क्या थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, वाइगोत्स्की या स्किनर? तो ये तो सिर्फ यही पूछा कि स्कैफोल्डिंग की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट जो है स्कैफोल्डिंग का, वो कंसेप्ट किसके द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा, यह बताया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा? देखिए फ्रायड भी बार बार आ रहा है, फ्रायड के भी क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं, आपने देखा होगा इसमें। तो ये जो हैं जीन पियाजे और फ्रायड के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे सारा ही, बट इन पर ज़्यादा ध्यान दे लें। इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो देखिए ये पूछा गया है, जब एक बालिका होती है, मान लीजिए कि घर में बच्चे होते हैं, बेटा है बेटी है, तो जो मतलब पिता के प्रति आकर्षण किसका ज़्यादा रहता है? तो बेटी का रहता है। वो किस कारण रहता है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व या मौखिक ग्रंथि? तो देखिए ओरल कॉम्प्लेक्स के कारण तो नहीं होगा, नैतिक द्वंद्व, मोरल कॉन्फ्लिक्ट इसके कारण भी नहीं होता। ओडिपस ग्रंथि, ये ग्रंथि किस में होती है? ये ग्रंथि जो होती है यह बॉयज में मिलती है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि ये किस में होती है? ये बालिकाओं में है, गर्ल्स में। तो देखिए जो बालिका का जो आकर्षण होता है वो किस लिए होता है? वह लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वह इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। और जो ओडिपस ग्रंथि है किस में? बॉयज में। अगर ओडिपस ग्रंथि होने के कारण जो बॉयज होते हैं वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा लड़कियां पापा की ज़्यादा प्यारी रहती हैं, लाडली रहती हैं, और लड़के ज़्यादातर माँ को। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप में फ़र्क करेंगे बच्चे, लेकिन कई बार अगर आप जो व्याख्या के अगर तौर पर है, एक जो शोध किया गया है उसके अकॉर्डिंग लड़कियां इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पिता के प्रति आकर्षित होती हैं, और बॉयज़ माता के प्रति, यानी कि अपनी माता से उनका ज़्यादा लाड प्यार रहता है, और लड़कियों का पापा से ज़्यादा लाड प्यार रहता है, उनकी ज़्यादा वो लाडली रहती हैं। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो जो ये खाली स्लेट का जो दिया था, जो मतलब इन्होंने एक उदाहरण दिया है, व्याख्या दी है, वो किसके द्वारा गई है? कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, स्लेट की तरह प्लेन होता है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। तो यह सिर्फ एक ने ही माना था। ये किसने माना है? ये माना है जॉन लॉक ने। किसने माना है? जॉन लॉक ने। और ये अकेले ही ऐसा बताने वाले सिर्फ अकेले हैं, ये इनके द्वारा ही ये थ्योरी दी गई है कि जॉन लॉक के द्वारा, कि जो बच्चा जब पैदा होता है, जो छोटा शिशु जब पैदा होता है, तो उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर कुछ भी नहीं होता है। और सब ने ये चीज़ें नहीं मानी हैं, इन सब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जॉन लॉक के द्वारा। ये एक आज तक की जो अभी तक की भी व्याख्याएं रही हैं, रिसर्च रही हैं, आज तक का भी जो अनुसंधान रहा है, सिर्फ जॉन लॉक ही ऐसे हैं जो बच्चों को मानते हैं कि उनका जो शिशुओं का जो दिमाग है जब बच्चे पैदा होते हैं कैसा रहता है? वो खाली स्लेट की तरह रहता है। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे हम कैसी वीडियो और आपके लिए लेकर आएँ। दूसरा, अब ये सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है, डेली इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आपकी वीडियो डेली डाल दी जाएंगी। धन्यवाद।